गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था प्रतिवर्ती चाप यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया, यानी कि इसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से संवेदना हमारे शरीर में होती है, किस प्रकार से मस्तिष्क में पहुंचती है तथा इसको हमने डायग्राम के द्वारा भी आपको प्रदर्शित किया था। तो आज उसी के आगे ही अगली हेडिंग उसी से रिलेटेड है जिसका नाम है प्रतिवर्ती चाप। वो थी प्रतिवर्ती क्रिया, तो ये है प्रतिवर्ती चाप। रिफ्लेक्स अर्क, रिफ्लेक्स अर्क नोट कर ले इसे। देखिए चाप क्या है, आप जैसे गणित में पढ़ते हैं कि जैसे ये चाप लगे हुए होते हैं और जब कोई रेखा किसी को काटती है इस प्रकार से चाप लगा देते हैं वहां पे, यही होता है। तो ऐसे ही हमारी जो संवेदनाएं होती हुई आती है तथा सुषुम्ना के पास, तो ऐसे जब दूसरी टकराती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। लिखेंगे इसमें जो तंत्रिकीय कोशिकाएं आवेगों का चालन करती हैं, जो तंत्रिकीय कोशिकाएं आवेगों का चालन करती हैं, वे एक प्रतिवर्ती चाप का निर्माण करती हैं। वे एक प्रतिवर्ती चाप का निर्माण करती हैं। जो तंत्रिकीय कोशिकाएं आवेगों का चालन करती हैं, वे एक प्रतिवर्ती चाप का निर्माण करती हैं। एक सामान्य प्रतिवर्ती चाप के निम्नलिखित भाग होते हैं। चाप के निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 ग्राही, नंबर फर्स्ट लिखेंगे ग्राही, जिसे कहते हैं रिसेप्टर। नोट कर लीजिए, ग्राही से आप समझ रहे होंगे कि जो चीजों को ग्रहण करे वही क्या हो गया, ग्राही। तो लिखेंगे ये उद्दीपनों को ग्रहण करती है, ये उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, ये उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। ग्राही प्रायः हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। ग्राही प्रायः हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। जैसे कुछ ग्राही उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, तथा शरीर में इनकी स्थिति निम्न प्रकार होती है। तो देखेंगे कि शरीर में इनकी स्थिति किस प्रकार से होती है। तो एक तरफ लिखेंगे ग्राही का नाम, और दूसरी तरफ लिखेंगे उद्दीपन, यानी कि कहां पर ये उद्दीपन कर रही है, उद्दीपन। और तीसरा लिखेंगे शरीर में स्थिति।
ऐसा है, तो ये प्रकाश को दीपन कर रहा है। और ये प्रकाश हम कहाँ से देखते हैं? नेत्र से देखते हैं। उजाला अंधेरा किससे देखते हैं? नेत्रों से देखते हैं। दूसरा है श्रव्यग्राही। श्रव्यग्राही, दूसरा है श्रव्यग्राही। और श्रव्य के माने क्या होता है? सुनना, ठीक है। श्रव्य माने होता है सुनना। सुनने को हम क्या कहेंगे? ध्वनि। क्या कहेंगे? और ध्वनि किससे सुनते हैं? आँख से। तो कौन से कारण होते हैं वो? हमारे आंतरिक कारण होते हैं कि नहीं? बाहर तो ये उसका ढांचा बना है। इसी प्रकार से तीसरा है घ्राणग्राही। जिसे गंधग्राही कहते हैं। गंध को किससे सुनते हैं? इसे गंध भी कह सकते हैं या सुगंध भी कह सकते हैं। कैसे सुनते हैं? नाक से। देखिए शरीर में स्थिति यही होती है। फिर रस संवेदी। रस संवेदी, रस संवेदी जिसे कहते हैं स्वादग्राही। क्या कहते हैं? स्वादग्राही। और स्वादग्राही यहाँ पे भी यही होगा, स्वाद। क्यों? क्योंकि ये दीपन हो रहा है। और स्वाद होता कहाँ है? जीभ में। किससे ग्रहण करते हैं? जीभ। जीभ ही में तो चखते हैं स्वाद को, आंखों से देखते हैं। फिर आया तापग्राही। तापग्राही। अब तापग्राही, ताप कैसे किस प्रकार के होते हैं? गर्म और ठंडा। आप शरीर में तो महसूस करेंगे। शरीर में स्थिति कैसी हो गई? गर्म या ठंडा। किससे महसूस की? शरीर के कौन से अंग से? त्वचा से। गुड, त्वचा से महसूस कर ली। इसके बाद क्या है? स्पर्शग्राही। स्पर्शग्राही, स्पर्श किससे करते हैं? स्पर्श करेंगे और किससे करेंगे? ये भी क्या है? त्वचा। हाथों में क्या है? त्वचा ही तो है, उसी से हम स्पर्श भी करेंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो समझ में आ गया? ग्राही का नाम दीपन तथा शरीर में स्थिति। तो जो प्रकाशग्राही होती है, यानी कि प्रकाश को हम किससे देखते हैं? नेत्रों से देखते हैं, ठीक। श्रव्यग्राही सुनने वाली, यानी कि ध्वनि कोई प्रकार की हमें सुनाई देती है। किससे सुनाई देती है? कर्ण से सुनाई देती है। इसी प्रकार घ्राणग्राही, यानी कि गंध, हमें कोई भी गंध सुगंध सुनाई देती है, किससे सुनते हैं? नाक से सुनते हैं। इसी प्रकार से रस संवेदी, किसी भी प्रकार का रस हो या कुछ हो तो स्वाद, उसमें क्या मिलता है हमें? स्वाद। और स्वाद हम किससे चखते हैं? जीभ से चखते हैं। इसी प्रकार से तापग्राही, बाहर ताप है, गर्मी है, कैसे हम ठंडा है, कैसे महसूस कर रहे हैं? त्वचा से महसूस कर रहे हैं। इसी प्रकार से स्पर्श, हमने जब किसी चीज को किया तो स्पर्श करने पे भी हमें पता चला, स्पर्श करने की, किसको स्पर्श करेंगे? किसी की त्वचा को। तो ये देखिए आपका सब हो गया है ग्राही। इसके बाद अगली हेडिंग इसी के अंतर्गत है। यदि पहली हेडिंग आपकी ग्राही थी, दूसरी हेडिंग है संवेदी न्यूरॉन। दूसरी हेडिंग है संवेदी न्यूरॉन। संवेदी न्यूरॉन नोट कर लीजिए। तो संवेदी न्यूरॉन में देखेंगे क्या है कि यह रीढ़ रज्जु की पृष्ठ के, यह रीढ़ रज्जु की पृष्ठ के गुच्छक में स्थित रहता है। यह रीढ़ रज्जु की पृष्ठ के गुच्छक में स्थित रहता है। यह आवेग का रीढ़ रज्जु की ओर, यह आवेग का रीढ़ रज्जु की ओर चालन करता है। रीढ़ रज्जु की ओर चालन करता है। समझ में आया? तो यह रीढ़ रज्जु है, पृष्ठ के गुच्छक में स्थित है तथा आवेग की रीढ़ रज्जु की ओर चालन कर रहा है। यानी कि जैसे रीढ़ बनी हुई है, इसकी ओर क्या कर रहा है?
ये 4 अंग कर रहा है। ठीक, तीसरी हेडिंग डालेंगे तंत्रिका केंद्र। तीसरी हेडिंग डालेंगे तंत्रिका केंद्र। हेडिंग डाल लीजिए तंत्रिका केंद्र, डाली। इसमें लिखेंगे इसमें संयुग्मक संधियों का निर्माण होता है। इसमें संयुग्मक संधियों का निर्माण होता है तथा रीढ़ रज्जु में ही तंत्रिका केंद्र होता है। तथा रीढ़ रज्जु में ही तंत्रिका केंद्र होता है। तो तंत्रिका केंद्र समझ में आया आपको कि इसमें संयुग्मक संधियों का निर्माण होता है तथा रीढ़ रज्जु में ही तंत्रिका केंद्र होता है। अगली हेडिंग डालेंगे संयोजन न्यूरॉन। संयोजन, चौथी है संयोजन न्यूरॉन। संयोजन न्यूरॉन, इसमें लिखेंगे यह रीढ़ रज्जु में उपस्थित रहता है। यह रीढ़ रज्जु में उपस्थित रहता है तथा आवेगों का स्थानांतरण, यह रीढ़ रज्जु में उपस्थित रहता है तथा आवेगों का स्थानांतरण संवेदी न्यूरॉन से आवेगों का स्थानांतरण। अब देखिए कोई आवेग क्या हो रहा है, नीचे लगा, उसका स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो किसके द्वारा हो रहा है? संवेदी न्यूरॉन से प्रेरक न्यूरॉन में करता है। संवेदी न्यूरॉन से प्रेरक न्यूरॉन में करता है। इसे समंजक भी कहते हैं। इसे समंजक भी कहते हैं। इसे समंजक भी कहते हैं। तो देखिए आपने प्रतिवर्ती 4 के 4 लिखे, इसके आगे अगला 5वां लिखेंगे प्रेरक न्यूरॉन। 5वां लिखिए प्रेरक न्यूरॉन। प्रेरक न्यूरॉन, तो प्रेरक न्यूरॉन में लिखेंगे यह रीढ़ रज्जु के आधार सुरंग के, यह रीढ़ रज्जु के अधर सुरंग के, यह रीढ़ रज्जु के अधर सुरंग के दूसर द्रव्य में स्थित रहता है। दूसर द्रव्य में स्थिर रहता है। यह आवेगों का चालन अपवाही अंगों की ओर करता है। यह आवेगों का चालन अपवाही अंगों की ओर करता है। नंबर 6 लिखेंगे अपवाही अंग। नंबर 6 है अपवाही अंग। अपवाही अंग, अपवाही अंग का मतलब क्या होता है? ऐसे अंग जो ले जाने लाने का कार्य कर रहे हो, वही क्या कहलाएंगे? अपवाही अंग। तो लिखेंगे ऐसे अंग जैसे पेशियां, ग्रंथियां आदि। ऐसे अंग जैसे पेशियां, ग्रंथियां आदि आवेगों को प्रतिक्रिया स्वरूप ग्रहण करते हैं। आवेगों को प्रतिक्रिया स्वरूप ग्रहण करते हैं, उन्हें अपवाही अंग कहते हैं। उन्हें अपवाही अंग कहते हैं। अपवाही अंग
कहते हैं। अब देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर उद्दीपन हो रहा है। ये है ग्राही अंग, ग्राही अंग जैसे त्वचा, ग्राही अंग जैसे त्वचा, और ये है उद्दीपन, उद्दीपन ये है संवेदी न्यूरॉन। क्या है? संवेदी न्यूरॉन। और ये दुम्राशय। क्या है? दुम्राशय। ये कोशिका का है। तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष सूत्र युग्मन द्वारा। समीपी न्यूरॉन। ये भी दुम्राशय है। कोशिका का है। तंत्रिकाक्ष, अपवाहक जैसे पेशियां, अपवाहक अंग जैसे पेशियां, ये आवेग है। प्रेरक न्यूरॉन, और जिसका पूरा नाम है फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट प्रतिवर्ती, फ्लो चार्ट प्रतिवर्ती चाप। इसे बना लीजिए। तो आपने देखा यहाँ पर ये देखिए उद्दीपन हो रहा है शरीर में, ठीक है। ये ग्राही अंग त्वचा ने इसे क्या किया? महसूस किया। ये कहाँ गया? दुम्राशय। कहाँ पहुंचा? कोशिका का। यहाँ पे हमारी कोशिका है। कोशिका से कैसे पहुंचा? तंत्रिकाक्ष, जहाँ पर पूरी तंत्रिकाएं फैली हुई है सूत्र युग्मन द्वारा। किसके द्वारा? सूत्र युग्मन द्वारा। फिर न्यूरॉन के पास पहुंचा। कौन से न्यूरॉन पर? जो समीप है उससे। फिर होते हुए कहाँ पे पहुंचा? दुम्राशय के पास। फिर कोशिका काय के पास पहुंचा, यानी कि संकेत मिल चुका कहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है वहां देखने के लिए। फिर तंत्रिकाक्ष पे पहुंचा। फिर वापस कि उसे आगे हटाना है, पीछे हटाना है, खिसकाना है, क्या करना है। अब वहां यानी कि उसने कार्य किया। जैसे पेशियां तो आगे खींचती हैं, पीछे खींचती हैं, हटाती हैं या जो कुछ भी करती हैं और आवेग होने लगता है। तो आपने इस तरीके से देखा कि फ्लो चार्ट है जिसमें प्रतिवर्ती चाप के द्वारा क्रियाओं को दर्शाया
गया है। तो इसे आप चार्ट को बना लीजिए और समझ लीजिए। जिन बच्चों का छूट गया था नीचे से देख के बना ले, वो समझ में भी आ गया होगा किस तरीके से यह जा रहा है, इस तरीके से शरीर में क्रिया हो रही है।